हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आरआरबी तेजस सीरीज। आज हम लोग रेमेडियल बायोलॉजी सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करें। और रेमेडियल बायोलॉजी में जो आपका टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, सेल, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनके टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी से जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, साथ ही साथ में जो हमारा सेल वाला पार्ट है और टिश्यूज वाले पार्ट हैं, उनसे हम लोग टोटल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे भी क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यानी जो इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा, अप्रोच होगा, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे मैंने आपको फार्माकोलॉजी में क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ, उसी प्रकार रेमेडियल बायोलॉजी का ये जो आपका, या जिसको हम कह सकते हैं जनरल बायोलॉजी या लाइफ साइंस, उनके इस बायोलॉजी वाले सेगमेंट को भी मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तेजस सीरीज में रेमेडियल बायोलॉजी भी हमारे सिलेबस में है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको होंगे जो रेमेडियल बायोलॉजी से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, अगर हम आरआरबी की बात करें तो। इसीलिए ये सब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप दूसरे सब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यानी इनको भी आपको प्रायोरिटी में ही याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टडी ऑफ ऑर्गन और वाइसेरा आर ऑल्सो नोन एज, यानी ऑर्गन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी, साइटोलॉजी और एप्थेल्मोलॉजी। तो अगर क्लियर है, ऑस्टियोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली बोन्स से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं। साइटोलॉजी मीन्स सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आईज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और अब क्या बचा जी, स्प्लैंक्नोलॉजी, ये बेसिकली आपके ऑर्गन्स या वाइसेरा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डील करता है। यानी अगर हम किसी ऑर्गन्स या किसी वाइसेरा के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे बायोलॉजी में स्प्लैंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट याद करने वाला पॉइंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टिश्यूज के बारे में स्टडी करना, दैट इज द हिस्टोलॉजी। बोन्स, दैट इज द ऑस्टियोलॉजी। मसल्स के पढ़ना यानी कि मायोलॉजी। देखिए, मसल्स के बारे में स्टडी करना मायोलॉजी, और एक माइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई के बारे में पढ़ना यानी फंजाई के बारे में डिस्कस करना माइकोलॉजी कहलाता है ये। और मसल्स के बारे में मायोलॉजी हो जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स और वाइसेरा, दैट इज स्प्लैंक्नोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ आईज, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर ओटोलॉजी, इसलिए तो ऑटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब हियरिंग लॉस होना, यानी डीफनेस वाली जो प्रॉपर्टीज होती है। अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ड्रग होते हैं, आपके जो डायरेटिक्स कैटेगरी के ड्रग होते हैं, खासतौर से जो लूप डायरेटिक्स होते हैं, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, यानी कि सुनाई कम पड़ता है उन मेडिसिन को लेने के कारण, ठीक है ना। तो ये ओटोलॉजी हो गया। ओडोंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टीथ, दैट इज द ओडोंटोलॉजी का होते हैं। और स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज द हिमेटोलॉजी। तो ये सारे टर्म्स हैं छोटे छोटे जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है जी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है ना। क्या है जी, मायोलॉजी यानी मसल्स की स्टडी करना। पैथोलॉजी, डिजीज की स्टडी करना। साइटोलॉजी, इट मीन्स द सेल और उनके स्ट्रक्चर या उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, दैट इज द साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली टिश्यूज के बारे में स्टडी करना। अगर आप किसी टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स अभी जस्ट मैंने क्लियर किया। पैथोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ नेचर, कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का नेचर क्या है, कॉजेस क्या, इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द सेल, और हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज। ये सारे पॉइंट्स आपने देख रखे हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द ब्लड, अभी जस्ट मैंने बताया था ब्लड की स्टडी करना। ये टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। आप वो जो मैंने आपको चार्ट दिया ना पहले क्वेश्चन में, उसको आप याद कर लोगे तो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन आपको वहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड के लिए हीम वर्ड यूज होता है, इसलिए ये हिमेटोलॉजी हो जाएगा। तो हिमेटोलॉजी हो जाएगा। पल्मोनोलॉजी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, पल्मोनोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट के बारे में स्टडी करना, कार्डियोलॉजी
ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, और ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन्स के बारे में स्टडी करना। तो ये सारे टर्म्स हमें क्या करना है, फैमिलियर होने, इन सारे टर्म्स से आपको क्या होना है, फैमिलियर होना कि ऑस्टियोलॉजी क्या है, कार्डियोलॉजी क्या है, पल्मोनोलॉजी क्या है, या हेमाटोलॉजी क्या है, ये सारे टर्म्स आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वही टर्म्स हैं, पल्मोनोलॉजी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट, ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन्स, ऑस्टियोलॉजी आपका बोन्स हो गया, एर्थ्रोलॉजी यानी जॉइंट की स्टडी करना, दैट इज द आर्थोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी मसल्स, ऑप्थेल्मोआइज, ऑस्टियोलॉजी बोन्स हो गया, और आर्थ्रोलॉजी आपके जॉइंट्स हो गए। तो ये सारे टर्म्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो देखिए मॉर्फोलॉजी भी एक टर्म्स होता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब टर्म्स चलते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब हम बाहर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट के बाहर की स्ट्रक्चर भी होती है, यानी हार्ट के कवरिंग लेयर क्या है, हार्ट का वेट क्या है, हार्ट का शेप क्या है, हार्ट की थिकनेस क्या है, हार्ट का साइज क्या है, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गया। हार्ट के अंदर यानी चैम्बर प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है, उनमें मायोकार्डियल टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ये आपका एनाटॉमी हो गया। ये क्या कहलाता है, एनाटॉमी। हार्ट काम कैसे करता है, वो फिजियोलॉजी। हार्ट में बीमारी कैसे होती है, वो पैथोलॉजी। और उन बीमारियों को ठीक कैसे किया जाता है, दैट इज द फार्माकोलॉजी। ये सब इंटरलिंक सब्जेक्ट हैं, है ना। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एनाटॉमी। हाउ टू एनी ऑर्गन वर्क और फंक्शन, दैट इज द फिजियोलॉजी। How a disease can be occurs in any organ, that is the pathology, and how treatment approaches is for that disease, तो वो हो जाता है फार्माकोलॉजी, है ना। तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन एनाटॉमी की, तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। नहीं, फंक्शन की स्टडी करना मैंने क्या बताया, फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियस एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर होता तो और अच्छा होता है ये। अगर यहाँ पर ऑप्शन में इंटरनल स्ट्रक्चर होता तो वो जस्टिफाई करता है एनाटॉमी को बहुत अच्छे से, लेकिन ठीक है स्ट्रक्चर की बात हो रही तो ये ऑप्शन सही हो सकते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी करना, दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया के लिए वैसे बैक्टीरियोलॉजी होता है और वायरस के लिए वायरोलॉजी होता है, लेकिन दोनों को कंबाइंड रूप से हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉज। नहीं, डिजीज एंड इट्स कॉज, दैट इज द पैथोलॉजी। क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। हालांकि मैंने क्या बताया कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे होता, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होता, तो एनाटॉमी को और अच्छे से वो रिप्रेजेंट करता और जस्टिफाई करता, ठीक है। तो ठीक है, इंटरनल नहीं भी है तब भी इन चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन एनाटॉमी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी का ये पॉइंट हो गया। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स बॉडी पार्ट। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल बेसिकली वैसे मॉर्फोलॉजी में आते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। अगर आपको कभी मॉर्फोलॉजी पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या करा जी, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडी इज नोन एज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे मान कर चलो मैं अभी भोपाल में हूँ, यहाँ की टेम्परेचर 25 के अराउंड है अभी, ठीक है ना। मैं यहाँ से अभी किसी ठंडे प्रदेश में चला जाऊँ, मैं जम्मू कश्मीर चला जाऊँ, मैं लेह लद्दाख वाला एरिया में चला जाऊँ। अब वहाँ पर अगर मान के चलो टेम्परेचर क्या हो गया, कम है, यानी मान लो माइनस में टेम्परेचर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारी बॉडी उस सिचुएशन में या उस सर्कमस्टेंस में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। अडेप्ट मतलब मैं जाते ही मुझे कॉमन कोल्ड हो जाएगा, हो सकता है जुकाम हो जाए, ठंड के कारण क्या हो जाए, जुकाम वगैरह हो जाए, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जुकाम वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ टाइम के बाद बॉडी उस सिचुएशन में क्या होगी, अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हो जाना। अब मैं माइनस टेम्परेचर में या मान लो 5 डिग्री टेम्परेचर में अपने आप को अडेप्ट कर लिया। स्टार्टिंग में मुझे क्या होगी, कुछ एलर्जिक सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं वो क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी इसके बावजूद कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है,
चेंजेस हो रहा है। जैसे कि मान के चलो मैं अगर -5 डिग्री टेम्परेचर पे भी चला जाऊं तो बॉडी अपने आप को 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, शिवरिंग इफेक्ट दे करके। हमें ऐसे ऐसे कपी होगी लेकिन अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही होगा। अगर मैं 45 डिग्री वाला एरिया में चला जाऊं तो भी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही कांस्टेंट रहेगा। कैसे? तो स्वेटिंग के फॉर्म में, वो पसीने के फॉर्म में टेम्परेचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है? इसी को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर बॉडी अपने सर्कमस्टेंस को या अपने जो भी पैरामीटर्स उनको कांस्टेंट रखती है, उसी को यानी इक्विलिब्रियम रखती है, उसी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है ना? तो होम्योस्टैसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है। तो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडी इज आल्सो नोन एज होम्योस्टैसिस। हीमोस्टैसिस नहीं, हीमो अलग वर्ड है, हीमो बेसिकली ब्लड के लिए यूज किया जाता है, इट इज अ होम्योस्टैसिस। ठीक है? ट्रांसलेशन का तो मतलब क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होना। प्रोटीन की सिंथेसिस होना क्या कराता है? mRNA से प्रोटीन का बनना या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करना है। ये होम्योस्टैसिस का मीनिंग्स मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। क्या करा जी? होम्योस्टैसिस इज अ मैकेनिज्म दैट मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। अंदर का एनवायरनमेंट जो है बॉडी के अंदर का वो स्टेबल रहेगा डिस्पाइट द चेंजेस प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके बावजूद कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, उसी को हम होम्योस्टैसिस कह रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, होम्यो मतलब सेम, स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग, यानी अंदर की सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, क्या होता है एनाफेज 1 के दौरान? अब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में आपने टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा माइटोसिस, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच वन इज द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल, यानी जो आपकी प्लॉइडी होगी पेरेंट्स और उनके प्रोजनी में वो इक्वल होगा। जैसे मान के चलो किसी पेरेंट्स की प्लॉइडी 2n है तो उनके चाइल्ड की भी जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी? 2n ही होगी, यानी डिप्लॉइड ही होंगे। अगर पेरेंट्स हैप्लॉइड है तो चाइल्ड भी हैप्लॉइड होंगे, यानी प्लॉइडी अगर इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, जो माइटोसिस में होता है। अब माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा होगा कि सर ये अलग अलग स्टेज में होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज में क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं मियोसिस की, सेकेंड डिवीजन, तो मियोसिस को क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर प्लॉइडी रिड्यूस होगी, कम होगी। अगर मान के चलो पेरेंट्स 2n है तो चाइल्ड क्या हो जाएगा? जस्ट n होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। पेरेंट्स डिप्लॉइड है, चाइल्ड क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जी आपका रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज द मियोसिस। जो हमारे गैमिट्स होते हैं, गैमिट्स मतलब जो सेक्स सेल होते हैं, चाहे वो स्पर्म हो चाहे फीमेल का एग सेल हो, इनकी जो प्लॉइडी होती है, इनमें जो सेल डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं। यानी यहाँ पर प्लॉइडी जस्ट हाफ क्या होता है? मतलब मेरे अंदर 2n है तो जस्ट हाफ n हमारे बॉडी से हमारे चाइल्ड में जाएगा, और हमारी फीमेल के पास क्या है? 2n है, और हमारे पार्टनर के पास उनका जस्ट हाफ, यानी कि एक n वहां से आएगा और एक मेरा n, दोनों मिलकर के 2n होकर के एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, यानी चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो वहां पर मियोसिस डिवीजन होता है। अब मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? तो 2 अलग अलग फेज होते हैं। पहला फेज में वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आएगा। सेकेंड में क्या होता है? प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और मतलब प्रोफेज 1 2 3 4 होता है, और उसके बाद फिर होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, यानी दोबारा भी ये प्रोसेस रन होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मियोसिस सेल डिवीजन में एनाफेज 1 में क्या होता है? तो एनाफेज 1 में बेसिकली क्या होता है? जो हमारे जो सेंट्रियोल जो होते हैं, यानी सेंट्रियोसोम जिसको हम कहते हैं, तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट पोल में जाना शुरू हो जाता है। अपोजिट मतलब नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं। और एनाफेज में क्या होता है जी? वो स्पिंडल फाइबर आपस में क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होता है उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और टीलोफेज में आपने क्या पढ़ा होगा कि सर टीलोफेज में वो क्या होते हैं? फिर से, यानी कि प्रोफेज का जस्ट अपोजिट टीलोफेज होता है, यानी फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे? अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसी को हम ये कहते हैं। अब यहाँ पर एनाफेज 1 में क्या करा है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट,
और नॉन होमोलोगस ऑटोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर। तो सर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना, अलग हो जाना, दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, एनाफेज 1 में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट मैं डायग्राम से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे प्रोसेस के बारे में आपको याद रखना है। मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन है, याद रखेगा, ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो आपका कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो अलग अलग फेज होते हैं। मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल होता है, मियोसिस 2 इक्वेशनल होता है। ये भी अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाए, इससे इतना डिटेल में आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन याद रखेगा माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शनल होता है। मियोसिस में भी दो होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। अब मियोसिस 1 में क्या है जी, तो रिडक्शनल डिवीजन है, आल्सो कॉल्ड हेटेरोटाइपिक। इसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट चेंजेस फ्रॉम द डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड स्टेट। ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्टेट लेकर के आता है। सिंपली यहाँ पर याद रखिए कि एक पेरेंट्स है, इनमें डिप्लॉयड है, जब इनमें मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड के ऐसे इनके चाइल्ड मिलेंगे। और सिंपली मैंने क्या बताया कि मान लो ये सेल है जी, इस सेल के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। अब ये क्या है, तो सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, तो सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर सर ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है, तो ये क्रोमोसोम है। ये क्या है, तो सर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। ये क्या है, तो सर सेंट्रियोल है। तो पहले स्टेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, ये दिखना बंद हो जाएगा। पहले स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट पोल में जाना, मूव करना शुरू कर दिया। ये इस टाइप से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर, आपने देखा होगा इस टाइप से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। यही स्पिंडल फाइबर फिर इस टाइप से यहाँ पर ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, ये स्पिंडल फाइबर इस टाइप से क्रोमोसोम से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, यानी पहले फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होगा कि सर मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बन गया, अपोजिट पोल में सेंट्रियोल मूव कर गया। एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो आप देख रहे हो ना, इस टाइप से ये क्रोमोसोम होते हैं, ये इस टाइप से दिखते हैं। तो एक थ्रेड ऊपर, ये स्पिंडल ऊपर, और एक नीचे इसको खींचता है, तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, ये इस टाइप से बन जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चले जाएंगे। समझ में आ गया, ऐसे यहां पर चलता है। ये सेपरेट होना, दैट इज द एनाफेज। और टीलोफेज में फिर से क्या होता है, तो ये नीचे चले गए और नीचे एक नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और ऊपर एक नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, यानी एक से अब दो सेल बनना शुरू हो जाते हैं। ये आपको टीलोफेज में चलता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज है सेल डिवीजन का। बाकी मैं जब इसकी क्लास लूंगा तो उसमें बहुत डिटेल में मैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपका ये क्वेश्चन वाला पार्ट छूट जाएगा। नेक्स्ट, द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल ऑफ द स्पिंडल। डॉटर क्रोमोसोम स्पिंडल की ओर मूव कर रहा है, ऊपर और नीचे खींचा जा रहा है ताकि दो न्यूक्लियस बन जाए, उसे हम कौन सा फेज कहेंगे, एनाफेज। अभी जस्ट मैंने बताया ना, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया सर। मेटाफेज में क्या हुआ, तो सर स्पिंडल फाइबर बन गए, जो क्रोमोसोम जो सेंट्रियोल है यानी सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल की ओर यानी दूसरे भाग की ओर चला गया। और तीसरा एनाफेज में क्या होता है सर, सेपरेट होता है। और टीलोफेज में फिर से नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन करके अपीयर होना, दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एनाफेज होगा। ठीक है, तो चलिए ये एनाफेज के बारे में पॉइंट हो गया। तो प्रोफेज में क्या है जी, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस इनटू पेयर्ड क्रोमैटिड, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर। मैंने बताया कि न्यूक्लियर इनवेलप जो है यानी मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया और सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर दिया अपोजिट साइड में। ये देखिए ये सेंट्रियोल है, अब ये मूव करना शुरू कर दिया दूसरे एरिया में। मेटाफेज में सेंट्रोमर ऑफ क्रोमैटिड पेयर लाइन अप टू मेटाफेज, अब ये लाइन अप कर दिया यानी कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बन गए और ये लाइन अप हो गया। तीसरे एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम मूव अपोजिट पोल। अब देखिए ये क्रोमोसोम दोनों एक ही था, अब दोनों सेपरेट हो गया,
खींचा जा रहा है, इधर का स्पिंडल इसको खींच रहा है और इधर का स्पिंडल इसको खींच रहा है, और इनको क्या कर लिया, ये 1 2 3 4 ही क्रोमोजोम थे, लेकिन 4 से अब 8 क्रोमोजोम यहाँ पर बन गए, उनको ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है ना, एनाफेज में। और टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, आपके स्पिंडल फाइबर डिलीट हो जाएंगे, और उसके बाद साइटोकाइनिन यानी कि काइनेसिस होगा, यानी अब इनके बाहर सेल डिवाइड करेंगे और 2 नए सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस है आपका किसका, सेल डिवीजन का, जो आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल फॉर्म स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम कौन सा एपिथेलियल सेल कॉज करेगा? क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कॉलमनार, स्क्वाइमस। अब जब हम एपिथेलियल सेल की बात करते हैं तो एपिथेलियल सेल आपने टाइप्स पढ़ा होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल और स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ये जो एपिथेलियल सेल है, ये एपिथेलियल सेल कौन स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम का फॉर्मेशन करेगा? तो सिंपली आपको ये याद करने वाला पार्ट है, जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल होते हैं स्टूडेंट, वो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए क्या करा है कि सर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम या तो जर्मिनेटिएबियम भी हम इसको कहते हैं, या ग्रैनुलोसम याद रखिए, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम, द इनर मोस्ट लेयर called stratum germinatibium. This has columnar cell resting upon a common basement membrane. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द 5 लेयर, ये सबसे अंदर का लेयर जो होता है वो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम कहलाता है, ऑफ द एपिडर्मिस, एंड इज आल्सो द आउटर कवरिंग ऑफ स्किन मैमल्स। मैमल्स के आउटर कवरिंग में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जो आपके कॉलमनार एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, नेम द टिश्यू दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। वो टिश्यू जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा है जी? एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू। मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो कौन सा, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, नेम द टिश्यू दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन डी यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिथेलियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड द कनेक्टिव टिश्यू टू विच इट इज अटैच्ड। The two main type of epithelial membrane are the mucous membrane and serous membrane. जो आपका एपिथेलियल मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक म्यूकस होते हैं और एक सीरस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब फेज की अगर मैं बात करूं तो आपने सेल साइकिल में अलग अलग फेज पढ़ा होगा, 4 फेज आपने डिस्कस किया होगा बेसिकली, कि मान लो ये एक सेल है तो सेल के क्या होते हैं, तो सर 4 फेज होते हैं। क्या क्या होता है, तो सर आपने एक फेज पढ़ा होगा G1 फेज, फिर आपने क्या पढ़ा होगा एस फेज, क्या पढ़ा होगा G2 फेज, और एक आपने क्या पढ़ा होगा एम फेज। ये 4 अलग अलग फेज होते हैं। G1 फेज में क्या होता है, तो जब कोई सेल आता है, अच्छा इसके अलावा G0 फेज भी होता है। G0 फेज में रेस्टिंग फेज कहते हैं। G0 फेज को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज, यानी अगर कोई सेल रेस्ट करना चाहे, यानी आगे जाकर के सेल डिवाइड ना करना चाहे, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट ना होना चाहे, तो G0 फेज में जाता है, जिसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। G1 में ये नए सेल का, यानी जो नई सेल बनी है उसका ग्रोथ होता है। एस फेज यानी सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब यहाँ सिंथेसिस होगी, और किसकी सिंथेसिस होगी, डीएनए आरएनए की। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब तक 2 डीएनए नहीं बनेंगे तब तक 2 नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक डीएनए से 2 डीएनए का बनने की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है, एस फेज में होती है। और वो जब G2 फेज में जाता है तो यहां पर क्या बनता है जी, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और भी जो जरूरी की जो रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह के लिए, वो सारे के सारे कहां पर होते हैं, गैप 2 यानी G2 फेज में। और उसके बाद एम फेज में आता है। एम फेज में क्या होता है, तो सर यहां पर फिर से शुरू होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जैसे ही टीलोफेज होगा तो 1 से 2 नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 ड्रग होते हैं। एंटी कैंसर ड्रग जब हम पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग जो होता है वो यही सेल साइकिल को क्या करता है स्टूडेंट, टारगेट करता है। इसी सेल साइकिल को क्या करता है, टारगेट करता है। तो ये सेल साइकिल आपको याद रखना पड़ेगा जब एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग आप फार्माकोलॉजी में डिस्कस करोगे, ठीक है ना। वहां पर मैं बताऊंगा कि एस फेज में कौन से ड्रग एक्ट होते हैं, एम फेज पे कौन से ड्रग एक्ट होते हैं, G1 फेज पे कौन से ड्रग एक्ट होते हैं, या G2 फेज पे कौन से ड्रग एक्ट होते हैं। वहां पर हमें 2 तरह के ड्रग पढ़ने को मिलता है, सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। अब क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग विच फेज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर
सिंथेसाइज। तो एंजाइम्स और प्रोटीन कहां पर बनेगा, तो सर G2 फेज में बनेगा। डीएनए आरएनए की सिंथेसिस कहां पर होगी, एस फेज में होगी। और सेल डिवाइड कहां पर होगा, तो एम फेज में होगा। ये सब पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सर G2 फेज यहां पर क्या होगा, तो सर यहां पर प्रोटीन और एंजाइम्स क्या होंगे, सिंथेसाइज्ड होंगे। लेकिन डीएनए आरएनए की अगर बात की जाएगी तो डीएनए की सिंथेसिस कहां पर होगी, याद रखिएगा डीएनए की सिंथेसिस एस फेज में होता है। ठीक है, चलिए तो क्या करा जी, एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का रेप्लिका तैयार होता है, यानी 1 से 2 सेंट्रोसोम बनेंगे और डीएनए का रेप्लिकेशन। G2 फेज में सेल ग्रोथ करेगा, एंजाइम प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रोसोम का कंप्लीट हो जाएगा, यानी G2 फेज में कंप्लीट सेंट्रोसोम बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बाद एम फेज में प्रोफेज और टीलोफेज आ जाएगा। प्रोफेज में वही न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गया। मेटाफेज में क्या हो गया, सेंट्रियोल जो है मूव हो चुका है, स्पिंडल का फाइबर हो चुका है, सेपरेट लाइन पे लेकर के आ गए। इक्वेटोरियल प्लेन उसको कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ चुका है क्रोमोजोम। अब क्या होगा, एनाफेज में उसको तोड़ दिया जाएगा। ये क्रोमोजोम था, ये दोनों एक ही क्रोमोजोम है, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं मेटाफेज में। अब एनाफेज इन दोनों, ये एक क्रोमोजोम से अब 2 क्रोमोजोम बना दिया, एक को ऊपर खींच लिया स्पिंडल फाइबर और एक को नीचे खींच लिया स्पिंडल फाइबर। तो एक क्रोमोजोम से मेरे हाथ देखो 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, यही एनाफेज होता है। और टीलोफेज में क्या हो गया, तो अब इस हाथ के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस हाथ के नीचे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, 2 न्यूक्लियस बनकर तैयार हो गया। साइटोकाइनेसिस में अब 2 सेल बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती है। यहां पर ये प्रोसेस को दिखाया गया है कि नॉर्मल क्रोमैटिन है, यानी कि आपका क्रोमोजोम, अब ये आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए। इक्वेटोरियल पे आते ही अब ये ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनकर के तैयार हो गया अंदर, अब 2 नए सेल बन गए साइटोकाइनेसिस में। तो ये फेज है आपका, ये सारा क्या है जी, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और ये टीलोफेज है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर बनकर के तैयार है। एनाफेज में क्या हो गया, तो आपका सेपरेशन हो गया क्रोमोसोम का। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना फिर से शुरू हो गए और साइटोकाइनेसिस में 2 नए सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेल डिवीजन में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी बहुत अच्छे से, मतलब मैं डिक्टेट भी किया हूं। विच फेज सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम इनटू द डॉटर सेल। कौन सा फेज इनको क्या करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। तो अभी तो जस्ट मैंने बताया कि सेपरेशन कहां पर होगा, एनाफेज में होगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे, स्पिंडल फाइबर एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और एनाफेज में क्या हो जाएंगे जी, सेपरेट हो जाएंगे। और एनाफेज यहां ऑप्शन में एम फेज, एम फेज यानी कि आपका जो सेल डिवीजन वाला फेज है, सेल डिवीजन में एम फेज में ये क्या होगा, आपकी ये सारी चीजें कंटिन्यू होगी। वैसे अगर एनाफेज होता तो करेक्ट आंसर तो एनाफेज था। अब एनाफेज मैंने सोचा एनाफेज ऑप्शन में होगा, एनाफेज ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब मेटाफेज में यानी एम फेज में सॉरी क्या होगा, एक सेल से 2 नए सेल का फॉर्मेशन होगा। यानी क्या होगा जी, आपका क्रोमोसोम जो है वो अब 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक सेल से 2 डॉटर सेल का बनना या एक सेल से 4 डॉटर सेल का बनना, दैट इज द एम फेज। ये किसका काम है, एम फेज का, जहां पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चारों चलेंगे। ठीक है ना। एक सेल से 2 सेल कब बनेगा, जब एम फेज में जाएगा, सिंपली याद रखिएगा। ठीक है ना, डॉटर सेल तब फॉर्मेशन होगा। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोसिन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड डिसाइड वेदर G1 फेज विल बी अरेस्टेड G0, यानी G0 में जाएगा या नहीं। G0 मतलब रेस्टिंग फेज, रेस्ट में चला गया। और अंडरगो एज फेज, द पॉइंट कॉल्ड चेक पॉइंट और G1 साइक्लिन और G1 पॉइंट। Once check point G1 phase is crossed, the cell cycle will on further division till completion। क्या करा, एक बार अगर सेल G1 फेज में एंटर कर गया, उसी को हम चेक पॉइंट कहते हैं। G0 फेज में गया यानी कि रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में कुछ भी नहीं होना। अगर सेल G1 फेज में आ गया यानी कि अब तो वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, यानी एस फेज में भी जाएगा, G2 में भी जाएगा और एम फेज में जाकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन भी करेगा। तो चेक पॉइंट क्या होता है, G1 फेज। हमेशा याद रखेगा चेक पॉइंट क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज द चेक पॉइंट, तो चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल, तो आपको याद रखना है G1 फेज। यहां पर इसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिस्ट्रीब्यूशन द सेम इनटू द डॉटर सेल, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया
है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एम फेज ना होकर के जीवन फेज होगा जी, है ना। जीवन को हम चेक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर अगर एंट्री हो गई ना तो डॉटर सेल का बनना तय है। यहाँ पर एम फेज ना करके इसको जीवन फेज कर लेना, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक से एम फेज दिया गया है। और बाकी वैसे दिया गया है कि एम फेज में भी ये सारी चीजें होती है। चेक पॉइंट क्वेश्चन होता तो याद रखो, चेक पॉइंट अगर क्वेश्चन होता, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। चेक पॉइंट में जीवन और डॉटर सेल बनना एम फेज, तो सही आंसर है एम फेज, यहाँ पर सही है, ठीक है ना। क्योंकि डॉटर सेल की बात कर रहा है, यानी एक सेल से दो सेल बन गए। एक सेल था सर, ये हमारा एक सेल था सर, अब ये दो सेल बन गए। तो कब होगा? जब सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन कहां पर होता है? एम फेज में होता है। तो एम फेज सही है, ठीक है ना। यहाँ पर एम फेज सही है। चेक पॉइंट अगर होता तब आपका जीवन फेज होता, ठीक है ना। चेक पॉइंट पूछा जाएगा तो जीवन होगा। एम फेज यहाँ पर सही है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम? इनमें से कौन सा कवरिंग या लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम से बिलोंग नहीं करता है? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्वाइडल और सिंपल कॉलमनार। कौन से क्या कह रहा है जी? डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। एपिथेलियम लेयर को कवरिंग या लाइनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते एपिथेलियल टिश्यूज में? तो आपको याद रखना है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर का नाम से ही क्लियर हो गया कि सर ये ग्लैंड बनाएगा। ग्लैंड मतलब सिक्रीशन करेगा, याद रखेगा। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं ना वो सिक्रीटरी एजेंट होते हैं। जितने भी एंडोथेलियम हो या एक्सोथेलियम, आपका सॉरी एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो एक्चुअली ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनते हैं। बाकी ये सिंपल स्क्वाइमस हो, सिंपल क्वाइडल हो या सिंपल कोलमनार हो, ये कवरिंग या लाइनिंग लेयर आपको बना के देंगे। लेकिन ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड बनाना, यानी ये सिक्रीट करेंगे, सिक्रीटरी एजेंट होंगे, कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेंगे। ये लाइनिंग या तो कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ग्लैंडुलर से याद रखेगा, ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सेक्रेटरी होगा तब आपका आंसर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करा जी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम डज नॉट बिलोंग टू द कवरिंग एंड द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम बट दीज आर द सेपरेट क्लास ऑफ एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन। जो ग्लैंडुलर होगा वो सिक्रीशंस में पार्टिसिपेट करेगा। स्टूडेंट ये याद रखेगा, द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज आल्सो रेफर्ड टू द ग्लैंडुलर टिश्यूज। इट इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड द प्ले रोल in the secretion and release of different secretory product. It is found in different gland, यानी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये सिक्रीट करने के लिए, कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सब्सटेंस लाइक स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय दिस टिश्यूज, यानी जो एंडोक्राइन टिश्यूज हैं। तो याद रखिएगा ग्लैंडुलर नाम से ही है, ग्लैंड में ये प्रेजेंट होंगे, कुछ ना कुछ सिक्रीट करने के लिए, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन? सोमैटिक सेल मतलब पेरेंटल सेल, हमेशा याद रखें। सोमैटिक वर्ड जो यूज किया जाता है वो पेरेंटल के लिए वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मानकर चलो मेरे स्पर्म की बात हो रही है, तो स्पर्म हमारा सोमैटिक सेल है, ये हमारा पेरेंटल सेल है। कैसा है? पेरेंटल सेल है। तो पेरेंटल सेल और सोमैटिक सेल एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना। तो क्या करा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटिक सेल? तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड, रिप्लेस डेड सेल, सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम। अब मेरा सेल क्या करेगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा। यानी मान के चलिए मेरी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारा जो सोमैटिक सेल होगा अगर जर्मिनेटिव सेल में कन्वर्ट होगा यानी स्पर्म बनाएगा तो उसमें भी 46 क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। क्लियर हो गया? जस्ट हाफ हमारा और जस्ट हाफ फीमेल का, फिर वो मर्ज होगा। रिप्लेस डेड सेल, हमारी बॉडी में कोई डेड सेल हो गया, यानी कोई सेल मर गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारा पेरेंटल सेल रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी उसके एडजेसेंट, उसके नेबर यानी उनके जो पड़ोस में सेल होंगे वो क्या करेंगे? उनका सिंथेसिस करेंगे, यानी नए सेल बनाएंगे। सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम बनाएगा, यानी जो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है उसी प्रकार के क्रोमोसोम की वो क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। तो ये सब सोमैटिक सेल का फंक्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सोमैटिक मतलब पेरेंटल सेल। परेशान बिल्कुल भी मत होना, टर्मिनोलॉजी पे काम करना तो चीजें क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन किनके होते हैं? सोमैटिक सेल के होते हैं। तो माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी सेल, देयरफॉर द कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन को हम सोमैटिक सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि माइटोटिक क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मैंने आपको बताया है कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इक्वेशनल मतलब सोमैटिक सेल, यानी जैसा मैं हूं वैसा मेरा डॉटर सेल बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशनल हो जाएगा। तो माइटोटिक को इसलिए सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, मियोसिस को नहीं कहेंगे।
एज द डॉटर सेल रिजेंबल देयर मदर सेल जेनेटिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लीकेशन डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं बिकॉज द डॉटर सेल प्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, जैसा पेरेंट्स वैसा डॉटर सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड होगा। माइटोटिक लीड टू प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एंड हेल्प टू द रेस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इट इज ऑल्सो रिप्लेस ओल्ड सेल। ओल्ड सेल को भी माइटोटिकल यानी बॉडी जो है ओल्ड सेल, जैसे मान लो कोई सेल मर गया तो उस केस में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा, माइटोटिक होगा। मियोसिस सेल डिवीजन केवल और केवल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होता है, ये याद रखिए, ठीक है ना। मतलब गैमेट्स जब बनने होते हैं हमारी बॉडी में तो कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस होता है। और बाकी नॉर्मली बॉडी में जो सेल बन रहा है वो सब माइटोटिकली डिवाइड होता है यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। गैमेट जस्ट हाफ हमें चाहिए होता है, इसलिए वहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये मैंने हिंट दे दिया आपको, आपको समझ में आ जाएगा। द बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। शेप ऑफ क्रोमोसोम, सबसे अच्छी शेप हमें कब समझ में आएगा, जब क्रोमोसोम को हम सेपरेट कर देंगे। स्पिंडल फाइबर एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे लेकर के जा रहा है, तो अब ये क्रोमोसोम बिल्कुल सेपरेट हो गया। उस समय आप पढ़ सकते हो, उस समय उसके शेप देख सकते हो कि टी शेप में है, लीनियर शेप में है, किस शेप में वो है, उस समय आप डिटेक्ट कर सकते हो। और किस समय ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम में कब सेपरेट होते हैं, एनाफेज में। कौन से फेज में, अभी मैंने आज ही वाली सीरीज में बताया कि किस फेज में सेपरेट होते हैं, तो सर एनाफेज में ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एनाफेज यहां पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर क्रोमोसोम के शेप के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो एनाफेज में, कि ये टीलोसेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है या सब मेटासेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है। देखो टीलोसेंट्रिक में क्या है, ये बिल्कुल ये जो आपका सेंट्रोमर है, ये जो सेंटर होता है ना, इसको हम सेंट्रोमर कहते हैं। सेंट्रोमर के ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे सब कुछ है, इसको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या है कि सेंट्रोमर के नीचे क्या है, लार्ज है, सेंट्रोमर के ऊपर बहुत छोटा सा है, इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि सेंट्रोमर के ऊपर मीडियम साइज का है, सेंट्रोमर के नीचे लार्ज साइज का है, इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और मेटासेंट्रिक में देखिए सेंट्रोमर के ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है, तो उसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो मेटासेंट्रिक क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्या है या टीलोसेंट्रिक क्या है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट, है ना। अब ये आपको याद रखना है। अब इसके शेप भी आपको देखिए यहां पर दिया रहा है। एक्रोसेंट्रिक में आपको देखिए आई शेप में है, टीलोसेंट्रिक भी आप देखोगे उसी शेप में है, मेटासेंट्रिक आपको एल शेप में ऐसा दिख रहा है। तो ये आपको शेप आपको क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द इंटरफेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। किस फेज में सेल मेटाबोलिकली एक्टिव होता है। मेटाबोलिकली एक्टिव किस फेज में होगा, G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में, ऑल ऑफ द एबव। किस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, यानी जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम मेटाबॉलिक की बात करें तो G1 फेज में आपका जो सेल है वो क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है ना। इंटरफेज है बेसिकली, उसमें क्या होता है, ये एक्टिव होता है। तो देखिए इंटरफेज पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन क्रोमोसोम नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इंटरफेज वो कहलाता है जब सेल डिवीजन का स्टार्ट होने वाला पीरियड होता है लेकिन उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल अब ग्रोथ करना शुरू हो गया, डुप्लीकेट बनना शुरू हो गया, ऑर्गेनेल साइटोसोलिक कंपोनेंट रेप्लिकेशन ये सब कुछ अब बिगिंस होने वाला, शुरू होने वाला। जैसे ही G1 से इस फेज में आएगा डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो गया, और G2 में आते ही सेल ग्रोथ करना शुरू किया, एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस बनना शुरू हो गया, और उसके बाद जब हम M फेज में आएंगे तो क्या होगा सर, सेल डिवाइड कर जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद, ठीक है। तो ये आपके फेजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द टिश्यू विच डिटेक्ट चेंज इनसाइड द आउटसाइड द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड बाय एक्शन पोटेंशियल। क्या करा जी, नेम द टिश्यू विच डिटेक्ट चेंजेस इनसाइड एंड द आउटसाइड द बॉडी। वो टिश्यू जो अंदर और बाहर के चेंजेस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पहचानता है, ठीक है ना, और रिस्पॉन्ड करता है एक्शन पोटेंशियल को। कौन भाई, एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस। नर्वस टिश्यूज का काम क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना। मैं कुछ फील कर रहा हूं, कट गया, फट गया, चुभ गया, जल गया, अब जो भी सेंसेशन फील करते हो ये किसके थ्रू फील करते हो, नर्वस टिश्यू, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। इंटरनली मतलब भूख लग रही है, कौन फील करवाता है, नर्वस टिश्यू, समझ में आ गया। गर्मी लग रही है, नर्वस टिश्यू, मतलब हम जो भी फील करते हैं वो सब किसका काम है, तो सर नर्वस टिश्यूज का काम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्वस टिश्यूज। यानी जो भी एक्शन पोटेंशियल की बात होती है, यानी काम करने की बात होती है, तो कौन करवाता है, नर्वस टिश्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो नर्वस टिश्यू हेल्प इन द मेंटेनिंग होमोस्टैसिस बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड the body and providing response in the from the nerve impulse or action potential, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell is found in the cartilaginous tissues of the body।
जो कार्टिलेजिनियस टिश्यूज होते हैं, यानी आपने कार्टिलेज और टेंडन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जॉइंट्स में, जहाँ दो बोन्स ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं, जो दो हड्डियां जहाँ जुड़ती है, वहां पर क्या होते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कार्टिलेजिनस टिश्यूज कौन से हैं? बेसोफिल, मास्ट सेल, ओस्टियोसिस्ट या कॉन्ड्रोसाइट? कौन से आपको यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फॉर्म्ड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यूज? कार्टिलेजिनस टिश्यूज के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? बेसोफिल, मास्ट सेल। अरे बेसोफिल तो सर कहाँ पर है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब आपके WBC का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा। ग्रैनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये ग्रैनुलोसाइट का पार्ट है। मास्ट सेल जहाँ पर हिस्टामिन स्टोर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मास्ट सेल में हिस्टामिन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ओस्टियोसाइट बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओस्टियो वर्ड हमेशा बोन्स के लिए होता है, तो ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या बचा? कॉन्ड्रोसाइट बचा। ये कॉन्ड्रोसाइट्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो सर कार्टिलेजिनस टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया? टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के केस में, और ये टर्मिनोलॉजी आगे आपको फार्माकोलॉजी वगैरह में हेल्प करेगा, है ना, तो इनको बहुत अच्छे से समझेगा। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होंगे वो कार्टिलेजिनस में होंगे। बेसोफिल, मास्ट सेल, ओस्टियोसाइट के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। द मास्ट सेल इज ग्रैनुलोसाइट विच इज फॉर इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन में होते हैं। ऑटोक्वाइड्स वाले चैप्टर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 जब आप तेजस देखोगे फार्माकोलॉजी सीरीज का, तो उसमें मैंने आपको मास्ट सेल के बारे में बताया कि हिस्टामिन वहां पर स्टोर होते हैं। अस्थमा में क्या होते हैं? वही मास्ट सेल में डीग्रेनुलेशन होता है, तो वो क्या होते हैं? बाहर रिलीज होते हैं हिस्टामिन, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के रूप में क्या करता है? स्थैमेटिक पेशेंट को परेशान करते हैं। बेसोफिल आर द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, मैंने आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल में है। द ओस्टियोसाइट स्टार शेप्ड सेल होता है। विद इन द मैच्योर बोन में स्टार शेप्ड सेल में होता है ओस्टियोसाइट सेल, ठीक है ना। इट इज इन्वॉल्व इन द बोन रिमॉडलिंग, बोन को रिमॉडलिंग करवाता है। कॉन्ड्रोसाइट आर सेल विच आर फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दिस सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स। कार्टिलेजिनस जो मैट्रिक्स है बिटवीन द टू ज्वाइंट, उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द टिश्यू बिलो दैट इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यूज। क्या करा जी? चूज द टिश्यूज बिलो दैट इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब इनमें से 4 में से कौन है जो एक टिश्यूज हैं? एपिडर्मल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू और ओसियस टिश्यूज। अब बताइए 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज आपने क्या पढ़ा है? तो एपिथेलियल टिश्यूज आपने पढ़ा, मस्कुलर टिश्यूज आपने पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा, और आपका नर्वस टिश्यूज। जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो 4 टाइप का टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट। एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। प्लांट में 2 होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एपिडर्मल कोई टिश्यूज है लेकिन मेजर नहीं है। मेजर में एपिथेलियल है, मेजर में यहां पर केवल एपिथेलियल दिख रहा है। मेजर में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज है। तो यहां पर मेजर पूछा जा रहा है, तो सर एकमात्र यहां पर एपिथेलियल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियल। एपिडर्मल और एपिथेलियल में कंफ्यूज मत होना। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, यही 4 मेजर टिश्यूज हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज यहां पर आपको याद रखना है। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या है जी? ये 4 अलग अलग टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस टिश्यूज। ये बॉडी की मूवमेंट के लिए है, नर्वस आपको इंफॉर्मेशन के लिए है। कनेक्टिव इंटीग्रेट करता है पार्ट्स को, जैसे बोन्स, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल हैं। और एपिथेलियल तो आपका कवरिंग लेयर होता है, स्किन वगैरह सब एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 4 टिश्यूज हो गए, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स क्या चीज के बने होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, आरएनए 3 टाइप्स के होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए एक्चुअली क्या करता है? तो सर एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन बनाना कैसा है? इंसुलिन बनाना क्या है? इंसुलिन बनाने का जो इंफॉर्मेशन होगा वो किसके पास होगा? एमआरएनए के पास। बॉडी में जितने मेरे कान की शेप कैसी होगी, ये इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? एमआरएनए के पास। यानी एमआरएनए मतलब मैसेंजर, उसके पास इंफॉर्मेशन है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर, उस एमआरएनए को टीआरएनए में आपने क्लोवर लीफ मॉडल कभी पढ़ा होगा कि एंटीकोडॉन साइट होते हैं, अमीनो एसाइल साइट यानी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होते हैं। तो वो टीआरएनए का नाम है ट्रांसफर, यानी एमआरएनए ये एक कोड है,
इस कोड को, जैसे मान के चलो मुझे मेरे घर का दीवार खड़ा होना है, तो दीवार कैसे होगा, ब्रिक्स से। ब्रिक्स कहाँ पे बन रहा है, कहीं और, वहां से ब्रिक्स को लाने वाला कौन है, तो सर व्हीकल, यानी जो हम जिस भी गाड़ी से उसको क्या करते हैं, मंगाते हैं, ठीक है ना, वो लेकर के आएगा हमारे घर तक और उससे हम क्या करेंगे, दीवार का फॉर्मेशन करेंगे। तो mRNA को लाने वाला, ट्रांसफर करने वाला tRNA होता है। कहां पर बनता है भाई, तो ये कहां पर लाता है, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो। mRNA आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन कहां पे बनता है, एक फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री को क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम एक्चुअली इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जानते हैं। यानी जो mRNA जिसके पास इंफॉर्मेशन है tRNA के साथ मिलकर के कहां पर आता है, राइबोसोम में। तो अब राइबोसोम क्या चीज के बने होंगे, तो सर ये rRNA के बने होते हैं। क्या चीज के बने होते हैं, rRNA के और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहां पर अगर rRNA होगा तो और सही ऑप्शन होगा, और अगर केवल RNA है तब भी सही ऑप्शन होगा। तो RNA ओनली, RNA एंड प्रोटीन, RNA DNA प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन DNA, तो RNA एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं राइबोसोम। और इसी राइबोसोम को हम क्या कहते हैं जी, इसी को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यानी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। 80S राइबोसोम बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, सब में 80S राइबोसोम होते हैं। अब 70S में भी 2 सब यूनिट होते हैं, एक क्या होता है जी 50S और एक क्या होता है जी आपका 30S। 30S और 50S, 30S यानी स्मॉल सब यूनिट, 50S यानी लार्ज सब यूनिट। तो 30 + 50 80 हो जाता है, लेकिन वो कहलाता क्या है, 70S। और जब हम 80S राइबोसोम की बात करते हैं, अपनी राइबोसोम्स की बात करते हैं, तो हमारे में क्या होता है, स्मॉल यूनिट जो होता है वो 40S होता है, लार्ज यूनिट जो होता है वो 60S होता है। तो 60 + 40 100 हो जाता है, लेकिन कहलाता क्या है, 80S राइबोसोम कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने राइबोसोम से मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो सर RNA एंड प्रोटीन्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो हमेशा मैं कंसेप्ट को अप्रोच करके लेकर के चल रहा हूं, यानी उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को मैं इसको शामिल करते जा रहा हूं आपके कंसेप्ट में, ताकि आपको वो रिकॉल होते जाए, और अगर उससे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वो क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो राइबोसोम आर ग्रैनुलर एंड स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर विद इन अ डायमीटर ऑफ द 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर डायमीटर है। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 35% प्रोटीन एंड 65% राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA, और RNA में भी rRNA के बने होते हैं, ये भी याद रखेगा। RNA प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल, यानी rRNA। कौन से rRNA होते हैं, rRNA यानी कि राइबोसोमल rRNA। tRNA मतलब ट्रांसफर rRNA, और mRNA मतलब मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर को T कहां पर लेकर के आता है, यहां पर लेकर के आता है, और यहां पर प्रोटीन बनता है। देखिए ये mRNA आ रहा है, ये mRNA को कौन ला रहा है, तो सर ये tRNA लेकर के आ रहा है। ये tRNA है, देखिए ये ग्रीन कलर का है, वो tRNA इसको लेकर के आता है कहां पर, फैक्ट्री में, और ये फैक्ट्री उसे क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो राइबोसोम दैट आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या जी, फ्री राइबोसोम दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। फंक्शन राइबोसोम का क्या है, तो सर इट इज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज ऑफ देयर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है किसको, राइबोसोम को, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। बाकी टाइप्स वगैरह मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग यानी जो सेल को डाइजेस्ट करे। जैसे मान के चलो मेरी बॉडी में एक सेल डेड हो गया, अब जैसे मान के चलो किसी इंसान का मृत्यु होता है तो हम शमशान घाट में ले जाते हैं, उनको हम जला देते हैं या उनको हम जमीन में गाड़ देते हैं। जो भी हमारा प्रोसेस है हमारे धर्म के अनुसार, वो प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में अगर कोई सेल मरता है तो वो सेल को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, यानी ब्रेक किया जाता है। तो डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, तो सर डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स हैं जी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स हैं, वैसे ही लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वहां पर एप्टोसिस यानी सेल जो है, जब सेल को मरना होता है तो लाइसोसोम के पास चला जाता है, यानी लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाता है, सेल खत्म हो जाता है। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और जिस प्रोसेस से सेल डाइजेस्ट होता है उसको हम एप्टोसिस कहते हैं, APTOTIS, ऐसा होगा एप्टोसिस, APTOSIS है ना, APTOSIS एप्टोसिस। एप्टोसिस प्रोसेस का मतलब होता है सेल का डाइजेशन होना। तो एप्टोसिस कौन करवाता है, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम। डाइजेस्टिव बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में ऐसा होता क्या है सर जिसके कारण ये सारी चीजें होती है, तो सर लाइसोसोम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है
लाइसोसोम के अंदर में, जो ये काम को क्या करता है, प्रोसीड करता है, इस काम को फिनिश करता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर लाइसोसोम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग, और यहीं पर एपोप्टोसिस होता है, सेल क्या होते हैं जी, डाइजेस्ट होते हैं, ऑप्शन बी यहां पर। और लाइसोसोम से बहुत सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिया। तो लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेन्स फाउंड इन थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। द लाइसोसोम आर फाउंड बाय द गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। द एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल इन द गोल्जी अपैरेटस। जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सिंथेसाइज, वो गोल्जी अपैरेटस में पैक होते हैं। तो उसको एक तरह से ना अलमीरा के रूप में रखा जाता है। गोल्जी अपैरेटस को हम अलमीरा कहते हैं, रैक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इट हैज अ मेनी सेल स्मॉल ऑर्गन्स व्हिच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इनमें कौन से एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब सुनिए, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, गार्बेज सिस्टम और डाइजेस्टिव बैग। गार्बेज यानी कि जो भी खराब चीज है उसको डाल दो। गोल्जी अपैरेटस पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्जी अपैरेटस पोस्ट ऑफिस है, सारी चीजों को वो स्टोर करके रखता है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। ये शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी है, गोल्जी अपैरेटस शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर प्लांट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, डिस्क्रिप्शन है ऑर्गेनेल्स का, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोजोम की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और सेंट्रोसोम, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में स्पिंडल फाइबर आई थिंक बनते हैं और वो स्पिंडल फाइबर उसको खींचता है। तो यहां पर आई थिंक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सेंट्रोसोम। क्या है कि सर सेंट्रियोल, मैंने आपको बताया कि प्रोफेज में डिसअपियर हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेटाफेज में ये सेंट्रियोल नीचे से ऊपर आ गया और स्पिंडल फाइबर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और जैसे ही क्रोमोजोम से जैसे ही वो जुड़ा तो क्रोमोजोम को अब खींचना शुरू किया, यानी मूवमेंट करना शुरू किया दो अलग अलग भाग में, ताकि दो अलग सेल का फॉर्मेशन हो सके। तो मूवमेंट कौन करवा रहा है, तो सर सेंट्रोसोम करवा रहा है। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गोल्जी apparatus प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड, लाइसोसोम डिग्रेडेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, डिग्रेडेशन ऑफ द वर्म आउट ऑर्गेनेल्स, रिमूवल ऑफ एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सिक्रीशन ऑफ परफोरिन, ग्रांजाइम, मेलानिन एंड सेरोटोनिन, ये सब लाइसोसोम का काम है। पेरोक्सिसोम ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कराता है पेरोक्सिसोम। एक्सेलरेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे कंपोनेंट से होता है, तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन टू यूरिक एसिड, प्यूरिन को डिग्रेड करके यूरिक एसिड बनाता है। रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन का फॉर्मेशन करता है, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड, ये सब पेरोक्सिसोम का काम है। सेंट्रोसोम मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो सर ये सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इन चारों ऑर्गेनेल्स के कुछ फंक्शन है जो आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है जी, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट ऑफ। क्रिस्टी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप से आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा। ये आपका क्या है, तो सर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका क्या है, तो सर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। समझ में आ गया, यानी अंदर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी को क्रिस्टी कहते हैं। अब इस क्रिस्टी में होता क्या है, रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, प्रोटीन सिंथेसिस, मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेकडाउन, ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली देखो, प्रोटीन सिंथेसिस तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है ना, साइटोप्लाज्म में होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये सब ये भी सही नहीं होगा। रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यानी इस क्रिस्टे के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम आगे जाकर के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और एक आपने पढ़ा होगा क्रैब साइकिल।
तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में रन होते हैं जहां पर टोटल 10 एटीपी बनते हैं और उस 10 एटीपी में 8 एटीपी हमें प्रॉफिट होता है, दो एटीपी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो टोटल नेट प्रॉफिट हमें 8 एटीपी कहां पर बनता है? ग्लाइकोलिसिस में। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में रन होता है, तो वहां पर भी 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने एटीपी बनते हैं? 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है? तो सर उसके बाद रन होता है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रन होते हैं और वहां पर टोटल 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी सबसे ज्यादा एटीपी कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में 24 क्रैब साइकिल और 6 एटीपी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू, यानी टोटल 30 एटीपी का फॉर्मेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यहां पर एक्चुअली क्या चलता है सर? रेस्पिरेशन और एटीपी की सिंथेसिस होती है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे वाले पार्ट में। वैसे क्रैब साइकिल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रन होता है, यह भी याद रखना। दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देखिए दो ऑर्गेनेल्स हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट? लार्जेस्ट अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विच वन इज द लार्जेस्ट आपका सेल ऑर्गेनेल्स, तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड लार्जेस्ट में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ करके। तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी इनके बाहर दो मेम्ब्रेन होते हैं। बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो क्रैब साइकिल रन होता है ना, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, यानी अंदर वाले मेम्ब्रेन में होता है और वहीं पर ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन भी चलता है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टे वाला पार्ट है जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इट इज कवर्ड बाय द बाइलेयर, यानी दो लेयर प्रेजेंट होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोज द कंटेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, अंदर का मेम्ब्रेन ये फोल्डेड है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं, है ना। फॉर्म शेल्फ लाइक इनवॉल्व प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टे, यानी अंदर का मेम्ब्रेन ये क्या है जी? आपका क्रिस्टे का फॉर्मेशन करता है, जहां पर क्या होता है? क्रैब साइकिल रन होता है, ठीक है ना। क्रिस्टे भी कह सकते हैं या इनर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्रिस्टे कंटेन मेनी एंजाइम एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एटीपी। और एटीपी एक्चुअली क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी का मतलब, जैसे मान के चलिए आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, मैं टी शर्ट खरीदने गया या आपने कोर्स परचेस किया, जीडीसी का आपने आरआरबी का कोर्स परचेस किया, तो आरआरबी के कोर्स परचेस करोगे तो आपको करेंसी खर्च करना पड़ेगा, रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो वैसे ही बॉडी, मैं बोल रहा हूं या बॉडी जो भी काम कर रहा है, मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, तो ये जो मैं काम कर रहा हूं, तो बॉडी क्या कहती है कि साहब अगर आपको काम करना है ना, तो आपको आपकी करेंसी खर्च करनी पड़ेगी। करेंसी मतलब एटीपी। एनर्जी करेंसी क्या होता है? एटीपी होता है। और उस एटीपी का फॉर्मेशन ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल सेल में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनेल वर्क्स एज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस। कहां पर आपको प्रोटीन बनते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी बनता है। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, मैंने आपको बताया है राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और राइबोसोम में भी कौन सा? आरआरएनए से राइबोसोम से बनते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स फैक्ट्री क्या है सर? राइबोसोम है। ऑप्शन से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, एटीपी बनते हैं, एपोप्टोसिस स्टार्ट भी वहीं पर होता है, यानी सेल का डाइजेशन शुरू भी होता है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस, साइटोस्केलेटन में डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द सेल, स्टेबिलिटी ऑफ द सेल शेप, यानी कि सेल का साइज है, शेप है, मूवमेंट है, वो साइटोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है, हमारी बोन्स को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। हमारे बोन्स की शेप हमारी क्या करती है? साइज शेप मेंटेन करती है। तो साइटोस्केलेटन मतलब सेल का साइज शेप, है ना। और न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा एक्टिविटी ऑफ द सेल। आरएनए की सिंथेसिस होगी न्यूक्लियस में, सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस से ही साइटोप्लाज्म में जाता है एमआरएनए बन करके, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो। फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की जो सब यूनिट बनती है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनकी भी सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कंट्रोल भी न्यूक्लियस करता है। एंड स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द जीन, यानी हमारे अंदर की जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमारे अंदर है वो हमारा न्यूक्लियस उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलिए तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए, फंक्शन हो गए जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी।
आपने सेल थ्योरी पढ़ा होगा। सेल थ्योरी में आपने क्या पढ़ा होगा? स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिए थे? सेल थ्योरी। आई थिंक हाँ, स्लीडन एंड स्वान ने क्या दिए थे? आपके सेल थ्योरी दिए थे। और क्या दिए थे? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हमारी बेसिक नीड क्या है? सेल है। हमारा स्ट्रक्चर क्या चीज का बना है? सेल का। मेरा फंक्शन कौन सा करता है? सेल करता है। हमारी बेसिक नीड यानी फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। हमारी बॉडी क्या चीज की बनी है? सेल की। ये सेल थ्योरी है, स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। इसके बाद आता है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या आता है? मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चॉव। रुडोल्फ वर्चॉव एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने क्या दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। और उन्होंने क्या बताया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये सब याद रखिएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको बन सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होगा ना तो बहुत रिग्रेट फील करोगे आरआरबी के एग्जाम में। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हो, इवन 9th से पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो रुडोल्फ वर्चॉव क्या है सर? मॉडर्न सेल थ्योरी दिए थे उन्होंने। मॉडर्न, अच्छा, तो सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान, मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्चॉव। याद रखिएगा, सेल का डिस्कवरी आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कहां से? प्लांट के बार्क से क्या किए थे? सेल की डिस्कवरी किए थे। और बार्क जो होता है वो डेड नेचर का होता है, इसलिए रॉबर्ट हुक को डेड सेल का डिस्कवरर कहा जाता है। यानी सेल का भी डिस्कवरर उन्हीं को कहा जाता है, डेड सेल का भी डिस्कवरर रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। लुवेन हुक को क्या कहा जाता है? लिविंग सेल का डिस्कवरर, या लुवेन हुक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा? लुवेन हुक होगा। रुडोल्फ वर्चॉव पे मैं था, यानी मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? आपका रुडोल्फ वर्चॉव। रॉबर्ट ब्रन न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। तो ये कुछ साइंटिस्ट अप्रोच है जो आपको याद रखना पड़ेगा। रुडोल्फ वर्चॉव क्या कहते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी क्या कहते हैं कि ईच सेल आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब होता है ईच सेल आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी सेल हैं, मेरे अंदर का सेल कहां से आया? तो मेरे माता पिता से, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उनके अंदर का सेल उनके माता पिता से, यानी जो पहले से सेल प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द मॉडर्न सेल थ्योरी। इसी को हम क्या कहते हैं? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये सारे कंसेप्ट को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इनकेस अगर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे बनना चाहिए। और इसको याद करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे पता है आपने ये सारी चीजों को पढ़ रखा है, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूं, आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? सेल यानी कि फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या है जी? सेल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था। तो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। मेनी सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, मेनी टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। आपको मालूम है बहुत सारे सेल आगे जाकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आगे जाकर के ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जाकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम आगे जाकर के बॉडी बनाती है। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में मैं छोटा सा आपको डिक्टेट कर देता हूं पॉइंट। ऑर्गन सिस्टम सबसे ऊपर क्या है? इंटीगुमेंटरी सिस्टम। इंटीगुमेंटरी सिस्टम, अच्छा ये बताइए हम दुनिया का सबसे बेस्ट बॉडी क्यों कंसीडर किए जाते हैं? दुनिया की सबसे अच्छी बॉडी ह्यूमन बॉडी क्यों मानी जाती है? क्योंकि हमारे पास क्या है? सिस्टम से काम होता है। हमारे पास हर एक काम करने के लिए सिस्टम है बॉडी में, ठीक है ना। जैसे कि एक सिस्टम है जी आपका इंटीगुमेंटरी सिस्टम। इंटीगुमेंटरी सिस्टम का काम है बाल हरा रखना है, पीला रखना है, व्हाइट करना है, सफेद करना है, झराना है या रखना है। बाल हो गया यानी हेयर, आपके नेल्स यानी ये जो नाखून है, इनको कंट्रोल करने के लिए इंटीगुमेंटरी सिस्टम है। जैसे ही हमने हाथ रखा तो स्कल है, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स के कंट्रोल करने के लिए स्केलेटल सिस्टम। और अंदर हम जाते हैं तो हमें मसल्स मिलता है, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के कंट्रोल के लिए। और अंदर हमें ब्लड मिलता है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड सब आ जाते हैं। फिर और हम जैसे ही हाथ रखे तो हमें सेंसेशन फील हुआ, नर्वस सिस्टम। इसके नीचे आए रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के लिए, पूरे को रेगुलेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स के लिए हार्मोनल सिस्टम कहते हैं उसको एंडोक्राइन सिस्टम, एंटीबॉडी के लिए इम्यून सिस्टम। और नीचे आइएगा तो क्या है जी? एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए। और नीचे आइएगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सिस्टम है और यही सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे पॉइंट है कि सेल आगे जाकर के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? ऑप्शन है आपके सामने बोन, कार्टिलेज, इनामेल, लिगामेंट। चार ऑप्शन है, बोन्स, कार्टिलेज, इनामेल या लिगामेंट। तो सर एनामेल जो होता है हमारे दांत, ये जो दांत का जो व्हाइट पार्ट है ये एनामेल कहलाता है, और सबसे ज्यादा हार्ड यही होता है,
याद रखेगा। बोन्स यहाँ पर मत याद रखेगा। सबसे ज्यादा हार्ड क्या है? एनामेल। कार्टिलेज और लिगामेंट क्या है? ये तो ज्वाइंट पे प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम है। तो एनामेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट जो है वो एनामेल होता है, ठीक है ना। तो टूथ एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी बट इट नीड योर हेल्प टू कीप इट स्ट्रॉन्ग इन द फाइट अगेंस्ट कैविटीज। कैविटीज से बचने के लिए आपको इसको बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा है, यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, क्या चीज का बना होता है? तो आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एक साइंटिस्ट आते हैं जी, सेंगर जो है, उन्होंने क्या दिया था, एक थ्योरी दिया था कि उस थ्योरी का आइसबर्ग टाइप का एक थ्योरी था, उस थ्योरी का नाम मैं भूल रहा हूं। सेंगर साहब ने दिया था कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जहां पर प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। क्या चीज की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और प्रोटीन उनमें क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। तो क्या चीज का बना हुआ है? प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और लिपिड भी है। तो प्रोटीन्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? लिपिड, देन प्रोटीन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का। सेंगर एक थ्योरी दिए थे, वो थ्योरी मेरे माइंड से एकदम से स्किप कर गया है, वो जुबान पे नहीं आ रहा है। लिपिड बाइलेयर थ्योरी ऐसा कुछ करके एक थ्योरी दिया था उन्होंने, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, सेंगर का वो जो थ्योरी है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन 55%, लिपिड 40%, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, देन लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द सेंट्रल लेयर इज द लिपिड लेयर फॉर्म्ड बाय द लिपिड सबस्टेंस। जो सेंट्रल लेयर होता है वो लिपिड का बना होता है। ये बीच वाला जो लिपिड है, यहाँ पर प्रोटीन इम्बेडेड है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है कैरियर प्रोटीन। आपने फार्माकोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि यहाँ से कैरियर प्रोटीन में यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, ये सब वहां पर होते हैं। आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, क्लोरीन के लिए। द अदर 2 लेयर्स आर प्रोटीन लेयर फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स। अब 2 लेयर जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, द टर्म सेल वाज गिवन बाय, मैंने आपको बताया ना कि सेल टर्म्स किन्होंने दिए थे? रॉबर्ट हुक। सिंपल सा याद रखेगा, रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट हुक 1665 में 1665 ईस्वी में सेल का डिस्कवरी किए थे, और 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किए थे? ल्यूवेनहुक। देखिए, 2 साइंटिस्ट ऐसे माने जाते हैं जो मौका परस्त माने जाते हैं। मौका परस्त मतलब समझते हो? मौका मिलते ही अपने आप को हाईलाइट कर लिए। एक है लिनियस और एक है आपके कौन? ल्यूवेनहुक। डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने क्या दिमाग लगा दिया कि भाई तुमने प्लांट का बार्क सिलेक्ट किया था। रॉबर्ट हुक ने प्लांट का जो बाहर का छाल होता है ना, बार्क, उसको सिलेक्ट करके माइक्रोस्कोप में देखा था। तो ल्यूवेनहुक क्या कहता है कि तुमने जिस सेल की डिस्कवरी किया ना भाई, वो डेड है। अब उन्होंने क्या लिया? तो एक पॉन्ड वाटर यानी तालाब से पानी लिया और माइक्रोस्कोप में देखा तो छोटे छोटे चीजें, सेल ऐसे ऐसे घूम रही थी, यानी बैक्टीरिया मूव कर रहा था। उन्होंने कहा ये है लिविंग सेल, मैं हो गया लिविंग सेल का डिस्कवरर। ये ल्यूवेनहुक, ये इन्होंने क्या किया? मौका परस्त हो गए बेचारे। सारे काम कौन करके दिए? रॉबर्ट हुक ने। और मौका परस्त यानी कि कौन आ गए? ल्यूवेनहुक लिविंग सेल का डिस्कवरर बन गए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बन गए। वैसे ही लिनियस साहब थे, सारा कंसेप्ट किसने दिए थे? एरिस्टोटल। लिनियस उन्हीं के स्टूडेंट थे, लिनियस जो थे एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या दिया? सारा कंसेप्ट कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। अब लिनियस साहब ये कौन दिए थे? एरिस्टोटल, कि भाई 2 होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। एनिमल में भी उन्होंने बताया एनेमा और इनेमा, यानी एक में जिसमें ब्लड प्रेजेंट हो एनेमा, जिसमें ब्लड एब्सेंट हो वो इनेमा, ठीक है ना। और प्लांट को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी छोटे प्लांट को हर्ब, मीडियम प्लांट को श्रब और सबसे बड़े प्लांट को ट्रीज बोले। ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। लिनियस क्या बोलते हैं कि नहीं, वो आप डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कीजिए, किंगडम के बेस पर कीजिए। एरिस्टोटल के समय में किंगडम जैसा कोई वर्ड नहीं आया था। आपने हेरार्की पढ़ा होगा, टैक्सोनोमियल हेरार्की, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, ये 7 हेरार्की होते हैं। तो हेरार्की वाला टर्म्स जो था ना, वो एरिस्टोटल के जमाने में नहीं था। लिनियस ने क्या कर दिया कि देयर आर 2 किंगडम, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। प्लांट और एनिमल तो पहले ही एरिस्टोटल बता करके गए थे ना कि प्लांट और एनिमल 2 स्पीसीज हैं, लेकिन उसको किंगडम में कौन कन्वर्ट करके दे दिया? लिनियस साहब। तो क्या क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या हु गिवन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो क्या आ जाता है आंसर आपका? लिनियस हो जाता है, जबकि इस कंसेप्ट को एरिस्टोटल ने बहुत पढ़ा। तो ये 2 मौका परस्त साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, याद रखना दोनों के बारे में, ठीक है ना। द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, याद हो गया आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से ए सही है, ठीक है। रॉबर्ट हुक, ये आपको इंग्लिश फिलोसफर 1665 में उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था आपको सेल को, है ना।
तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, एंटोनी वॉन लीवेनहुक के बारे में देखिए दिया गया है जी। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल के बारे में बताया था। 1676 नहीं, आई थिंक 1674 होगा। एक बार इसको करेक्ट कर लेना, देख लेना, करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा, आपको ये याद रखना है रॉबर्ट हुक के बारे में। नेक्स्ट, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इसको गार्बेज भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनमें। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है यानी उनमें हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेकडाउन की प्रॉपर्टीज होगी, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज होगी और वो हाइड्रोलाइज कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा सेल को। तो लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज इट हैज हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम, इन सब के बारे में सारे पॉइंट मैंने पहले भी आपको डिक्टेट कर चुका हूं, वही पॉइंट आपको यहां पर फिर से दिया गया है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टू टाइप, ग्लैंडुलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ए ग्रैनुलर यानी जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको राइबोसोम इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस एंड अपेक्स ऑफ द सेल है, ये प्रेजेंट होता है वहां पर। एंड इट इज कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रायर टू द सिक्रीशन। और लाइसोसोम के बारे में ये सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं जो आपको पहले भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, द मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स। हॉलो मतलब गैप, जैसे मान लो ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के अंदर क्या है? तो सर एसोफेगस है, तो एसोफेगस के अंदर गैप है, उसी को हम हॉलो पोर्शन कहते हैं। हॉल मतलब समझते हो ना, हॉल मतलब अंदर खाली जगह, उसको हम हॉल कहते हैं। तो हॉलो से ही हॉलो पोर्शन लिया गया, यानी कि खाली स्पेस है, वहां पर आपको गैप प्रेजेंट है। तो मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द हॉलो इंटरनल ऑर्गन, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा होता है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, वॉलेंट्री मसल्स। तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं। किस केस में? जब हम हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो याद रखना स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो स्मूथ मसल्स फाइबर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द हॉलो वेस्टर्नल ऑर्गन सच एज द लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, हार्ट, इन सब में स्मूथ मसल होते हैं। इसलिए तो हम जब कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं ना वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी यानी स्मूथ मसल कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और वॉलंटरी यानी कि स्केलेटल मसल कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। याद रखिए, कनेक्ट कीजिएगा सारी चीजों को, ठीक है ना। जहां पर भी आपको मिले वहां पर कनेक्ट कीजिए। एक्टिन एंड मायोसिन एक्ट एज द मेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है? एक्टिन एंड मायोसिन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल नहीं पाए जाते हैं? एडिपोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, केराटिनसाइट और ओस्टियोब्लास्ट। बताइए, कनेक्टिव टिश्यू मतलब बोन्स और ब्लड, बोन्स और ब्लड, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू? तो सिंपली याद रखिए केराटिनोसाइट्स नहीं होते हैं। बाकी एडिपोसाइट, एडिपोज टिश्यूज फैट वाला, कॉन्ड्रोब्लास्ट मैंने आपको मसल्स के लिए बताया था, और ओस्टियोब्लास्ट यानी बोन्स, ये तीनों क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखिए, नंबरस सेल टाइप और फाउंड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यूज है जी। कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट सेल कॉल्ड एडिपोसाइट्स, है ना, फैट इसमें स्टोर होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट आर सेल दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था इससे। एंड ओस्टियोब्लास्ट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड टू बोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन ड्यूरिंग द इनिशियल बोन फॉर्मेशन। बोन्स के लिए ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी जो कार्टिलेज जिससे बना होता है, और एडिपोज टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट है। ये कनेक्टिव टिश्यूज यानी कनेक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका टोटल 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इसके अलावा टर्मिनोलॉजी, सेल एंड टिश्यूज, इनसे टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इनसे जुड़े हुए थे, उन कंसेप्ट को मैंने बहुत ही सरल चीज़ों के तरीके में कहूँ, बहुत ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया। आप इनको रिकॉल कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, बस रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी के एग्जामिनेशंस में आपको रिमेडियल बायोलॉजी भी सिलेबस में है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में
अगले टॉपिक्स के साथ, अगले सीरीज के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू वंस अगेन।